हेलो बाबूराव। आज हम बात करेंगे लवण के संबंध में और जानकारी। ये लवण होते क्या हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनके गुण धर्म क्या क्या होते हैं। आपकी पुस्तक में कुछ लवण परिवार देखे, इनके नाम जैसे पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। इसने बोला इनके रासायनिक सूत्र लिखे। हम इनके रासायनिक सूत्र भी लिखते हैं और ये देखते हैं कि इनका निर्माण किस तरीके से होता है। चलिए फटाफट इनके नाम लिख देते हैं। पोटाशियम सल्फेट K2SO4। सोडियम सल्फेट यहां से देखते जाएंगे एक एक नाम है ना। सोडियम सल्फेट Na2SO4। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। फिर है कॉपर सल्फेट CuSO4। फिर है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। NaNO3। फिर इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर इसके बाद आ गया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड। ये सारे के सारे हमारे लवण हैं। हमें ये देखना है इन लवणों का निर्माण किस तरह होता है। तो लवणों के निर्माण के लिए दो चीजें चाहिए हमें। एक तो चाहिए अम्ल और एक क्षार। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इस तरफ लवण और जल का निर्माण होगा। लवण और साथ में जल। आप इनके नाम याद रख लीजिए। ये सारे के सारे जो ये लिखे हैं ये लिखे हमने। अब एक एक ये तो हमने लिख दिए लवण। ये तो सारे क्या हैं, लवण। अब किस लवण के लिए किस किस अम्ल या किस किस क्षार की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अम्ल और यहाँ पे लिख देता हूँ क्षार। तो भाई ये अम्ल और क्षार मिलेंगे दोनों और ये एक लवण बनेगा, है ना। एक अम्ल है हमारे पास, एक क्षार है। क्षार या क्षारक बोल देते हैं इसको, पूरा क्षारक है। ये अम्ल और क्षारक मिलेंगे तब एक लवण का निर्माण होगा। ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। ये दोनों मिलेंगे और इसका निर्माण होगा और साथ में हमेशा जल का भी निर्माण होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो पोटाशियम सल्फेट है इसके लिए क्या है हमारा, एक तो है H2SO4। H2SO4 प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इनसे निर्माण हो जाएगा किसका, K2SO4 का, है ना। ये एक लाइन में कर देता हूं मैं, ये देखिए ये दोनों मिलेंगे और किसका निर्माण हो जाएगा, K2SO4 लवण का निर्माण हो जाएगा। अगला वाला फिर हमारा, सारे H2SO4 से ही बनते हैं ये। H2SO4 और यहाँ पे अम्ल है आपके पास, सॉरी ये तो अम्ल है और इसमें जो क्षारक है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बनेगा क्या हमारा, सोडियम सल्फेट। आगे फिर इसमें भी H2SO4 ही है। H2SO4 देखो यहाँ पे SO4 है ना सब में, है ना। तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है इनमें सब में। H2SO4 और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। ये है हमारा क्षारक और ये अम्ल है और ये क्षारक है, दोनों मिलेंगे और सब में साथ साथ क्या हो जाएगा, H2O है ना। जल का निर्माण होगा साथ साथ। सॉरी। अगला फिर H2SO4। अभी तक अम्ल सब में क्या है, H2SO4 है और जो क्षारक है वो बदलते जा रहे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। हम देख रहे हैं अम्ल का निर्माण कैसे होता है, अम्ल सॉरी लवण का। अम्ल और क्षारक मिलेंगे तो लवण बनेगा और साथ में किसका निर्माण हुआ, जल का। फिर अगला है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड COH2। तो ये बन जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट और साथ में जल। फिर अगला है HCl। अब पहली बार दूसरा अम्ल आया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में NaOH। तो ये बन जाएगा हमारा NaCl प्लस H2O। आगे फिर HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इससे किसका निर्माण हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O। फिर अगला है
कार्बोनिक एसिड है हमारा H2CO3 और साथ में क्षारक है NaOH, ये बन जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। अगला है, जल तो सभी में होगा साथ, अगला है HCl और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये बन जाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड और ये बन जाएगा साथ में जल। तो इस सारे के सारे में ये जो सारे हमारे हैं ये सारे के सारे लवण हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, लवण है। हमने देखा लवणों का निर्माण किस तरीके से हुआ है, लवण का निर्माण हुआ है अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया करने से। जब एक अम्ल और क्षार, जब एक अम्ल या अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। इसमें एक नई बात और है, नई बात क्या है, जो लवण है लवण की प्रकृति कैसी है, लवण का गुण धर्म कैसा है। लवण का गुण धर्म हो सकता है, लवण कैसा हो सकता है, कोई भी लवण, कोई भी लवण कैसा हो सकता है, वो उदासीन हो सकता है, वो क्षारक हो सकता है, क्षारीय गुण धर्म हो सकता है या अम्लीय हो सकता है। ये भी जो हमारे लवण हैं उनका गुण धर्म भी उदासीन क्षारीय अम्लीय हो सकता है। वो किस पे निर्धारित, इस चीज को कौन निर्धारित करेगा, इस चीज को निर्धारित करेंगे दोनों की जो पीएच वैल्यू है हमारी, जो अम्ल और क्षार है, अम्ल और क्षार की जो पीएच वैल्यू है वो ये निर्धारित करेगी कि लवण कैसा है हमारा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। HCl, ये हमारा जो अम्ल है एक प्रबल अम्ल है, प्रबल है। NaOH भी प्रबल है, दोनों प्रबल हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। तो इससे क्या होगा, जो NaCl है ये उदासीन है ना। दोनों कैसे हैं, ये यहाँ पे लिख दो, प्रबल है दोनों, ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है। अगर अम्ल और क्षार दोनों प्रबल होंगे तो हमारा जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, उदासीन बनेगा। यहाँ पे जो NaCl है ये कैसा है, उदासीन है, उदासीन लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक चीज दुर्बल ले लेते हैं। जैसे कि मैं किसकी बात करूं, यहाँ पे ले लिया मैंने ये क्या बोलेंगे इसको, जो अम्ल है HNO3, HNO3 तो स्ट्रॉन्ग है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोल देते हैं। ये दुर्बल है, थोड़ा सा दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, ये एक दुर्बल अम्ल है। तो जो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया हम करेंगे प्रबल क्षार से। और जो क्षार है हमारा, ये कैसा क्षार है, यहाँ पे ये क्षार देखिए आप, क्षार कैसा है, प्रबल है, ये स्ट्रॉन्ग है। एक दुर्बल है और एक स्ट्रॉन्ग है ना। प्रबल लिख देते हैं, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। तो जो अम्ल है वो दुर्बल है और ये स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, प्रबल है। तो जो हमारा यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये अम्ल बनेगा, वो भी उसका भी प्रकृति कैसे हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। जो हमारा ये लवण बनेगा ये क्षारीय प्रकृति का हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्षार है वो तो प्रबल है और जो अम्ल है वो दुर्बल है। इसी तरीके से लास्ट वाले को देखिए, यहाँ पे जो अम्ल है हमारा, ये अम्ल हमारा प्रबल है, अम्ल कैसा है, प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है मतलब। और जो क्षारक है, जो क्षारक है ये दुर्बल है, क्षारक कैसा है, ये दुर्बल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा अब यहाँ पे जो लवण है, ये लवण कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। जो ये लवण बना है इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। ये जो है ये अम्लीय हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो जो लवण है, लवण की जो गुणधर्म है वो कौन निर्धारित करेगा, अम्ल या क्षारक। अम्ल अगर ज्यादा मजबूत होगा, प्रबल होगा, तो वो लवण अम्लीय हो जाएगा। अगर हमारा क्षारक मजबूत होगा तो हमारा लवण भी क्षारीय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नमक की। नमक आपने देखा होगा। अब ये जो हमने पीछे बात की थी, यानी कि ये सारे लवण है, ये सारे के सारे क्या हैं, लवण है, ये वाले, है ना। ये वाले सारे के सारे क्या हैं भाई, ये वाले सारे हमारे लवण हैं। तो इन लवणों में से एक लवण आपने देखा NaCl। NaCl हमारा एक प्रमुख लवण है, इसको नमक भी बोल देते हैं हम NaCl को। NaCl का दूसरा नाम क्या है, नमक भी बोल देते हैं, साल्ट भी बोल देते हैं, है ना। अब जो हम लवण बोलते हैं
लवण जो हमारा शब्द है लवण, आपने पता लग गया। लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट, और नमक को भी हम साल्ट बोलते हैं। तो जो इतने सारे, ये सारे के सारे अगर अंग्रेजी में बात करें, ये सारे साल्ट हैं, ये सारे के सारे लवण हैं, सारे सारे लवण हैं, साल्ट हैं। तो नमक है जो हमारा NaCl, वो इन सारे के सारे साल्ट में से एक साल्ट है, तो नमक भी एक लवण है। क्योंकि इंग्लिश में इसको साल्ट, इसको लवण, लवण को ही इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। लवण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? साल्ट बोलेंगे। तो ये सारे ही साल्ट हैं, ये जितने आप देख रहे हो सारे साल्ट है। तो नमक भी एक साल्ट है, क्या बोले, नमक भी एक लवण है। तो जो ये हमारा नमक है ये काफी उपयोगी है। उपयोगी कैसे है? इसकी मदद से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। पहले इसमें बताया गया, हमने अभी भी देखा कि इस नमक का निर्माण कैसे हुआ, हमारे इस नमक का निर्माण कैसे हुआ था। देखिए यहाँ पे HCl और NaOH है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलेंगे तो NaCl का निर्माण हुआ था। अब ये नमक कहाँ कहाँ मिलता है? ये नमक जो प्राय हम समुद्र के पानी को सुखा देते हैं, समुद्र के पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा और नीचे नमक बच जाता है। इसके अलावा क्या होता है, कहीं कहीं पे कुछ ऐसे ऐसे स्थान होते हैं जो समुद्र के पानी से कट जाते हैं। मान लो ये एक एरिया था, कोई जगह थी ये, और ये जगह किसी तरीके से इसमें पानी भरा पड़ा था, इसमें पानी भरा पड़ा था, इसमें पानी भर देते हैं हम, इसमें इस जगह में पानी भरा पड़ा है भाई, समुद्र का पानी था ये, ठीक है। और ये जगह किसी तरीके से भी समुद्र से थोड़ी सी दूर होगी, या कह देंगे यहाँ पे समुद्र का पानी आ गया था, गड्ढा था, तो ये काफी दूर था समुद्र से। और अब ये किसी तरीके से भी कोई भी प्राकृतिक घटना हुई, ये दब गया, तो ये बहुत समय, बहुत बहुत समय बाद ये क्या हो जाता है, एक तरह से सूख जाते हैं, ये दब जाते हैं नीचे, है ना। बहुत बहुत समय, जब युग बीत जाते हैं, वह तो ये समुद्र का हिस्सा सूख जाता है, ये वाला हिस्सा सूख जाता है, और ये हमारे बन जाते हैं, खनिज नमक बन जाता है। खनिज नमक जो हमें कहते हैं ना, काला नमक है, सिंधा नमक है, ये सिंधा नमक और काला नमक एक तरह से नमक ही हैं। इनको खदान की तरह निकालते हैं, जैसे खदान से कोयला निकालते हैं खोद खोद के, तो ये भी कभी समुद्र का ही पानी था। समुद्र का पानी एक जगह इकट्ठा हो गया और वो अलग हो गया और वो सूख गया, वहीं पे दब गया किसी भी तरीके से, ऊपर दब गया, और वो वहीं एक ही जगह बहुत सालों में, युगों में, एक टाइम नहीं लगता इसमें, बहुत हजार, सौ हजारों सालों लगते हैं, तब जाके इसका निर्माण होता है। और इसका निर्माण हुआ, और अब यहाँ से हम खदान है ये, इस खदान से हम नमक निकालेंगे, उसको हम काला नमक बोल देते हैं, सेंधा नमक बोल देते हैं, खनिज नमक बोल देते हैं। इसी नमक की मदद से हम और भी बहुत सारी चीजों का निर्माण करेंगे। वो क्या क्या है, देखिए। जो हमारा कच्चा नमक है, जो साधारण नमक है, साधारण नमक की मदद से आप किन किन चीजों का निर्माण करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक चीज, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बोल देते हैं इसको हम। अब आपके सिलेबस में इनका निर्माण कैसे हुआ और इनका उपयोग, ये दो चीजें की बात करेंगे। निर्माण इन सभी चीजों का कैसे हुआ, और साथ में इनका उपयोग क्या क्या है, इसकी बात करेंगे। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमने कोई बर्तन सा ले लिया, जार ले लिया, एक इस तरीके का बड़ा सा जार ले लेंगे, एक बड़ा सा जार ले लिया, और इस जार में हमने जल है, पानी डाल देंगे, इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया, और साथ में डाल दिया नमक। अभी हमारे पास इसके अंदर दो चीजें हैं, नमक है और पानी है ना, NaCl और साथ में H2O, दोनों का घोल, इसको जलीय घोल भी बोल सकते हैं। हम ये कह देंगे नमक का जलीय घोल इसमें डाल दिया, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। हमने इसमें डाल दिया नमक, NaCl और साथ में जल, ठीक है। अब इसमें दो रोड लगाएंगे हम, इस तरीके से दो रोड लगा देंगे, एक को एनोड बोल देंगे, एक को कैथोड बोल देंगे, है ना। दो रोड डाल दिया आपने इसमें, तो जैसे सेल के अंदर नहीं होती उस तरीके के हैं ये। एक एक को बोल देंगे एनोड, एक को कैथोड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको, इन दोनों रोडों को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वाला बैटरी का टर्मिनल होगा, पॉजिटिव से जिसको कनेक्ट करेंगे, इसका नाम पड़ जाएगा एनोड। पॉजिटिव वाले, जमा वाला, धनात्मक, जो धनात्मक होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको बोल देंगे एनोड, एनोड। और जो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा हमारा, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना आप यहाँ पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसको बोल देंगे हम कैथोड। ये वाली क्या बन जाएगी हमारी, कैथोड। अब जैसे ही आप करंट पास करोगे जैसे इसमें हमने क्या पास कर देंगे, विद्युत पास करेंगे, विद्युत पास करेंगे, तो ये चीजें टूट जाएंगी, जो ये चीजें हैं हमारे पास, इनका विघटन हो जाएगा, टूट जाएंगी।
तो जो हमारा Na+ और Cl ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से जो वाटर था उसमें से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, OH आयन अलग हो जाएंगे। बात आई समझ में? ये दोनों इसका जैसे ही इसमें विद्युत प्रभावित होगी, इसमें सारी चीजें ये टूट जाएंगी। पहले तो ये थे, अब लेकिन इसमें क्या बन जाएगा, इसमें सोडियम आयन अलग हो जाएंगे, क्लोरीन आयन अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और OH आयन अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ से इसमें से जो एनोड है, एनोड के पास से गैस निकलेगी हमारी। यहाँ से इसको हम इस तरह कर देते हैं, यहाँ से गैस निकलेगी, बंद कर देते हैं। यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस ये वाली दिखाई दे रही है ना, ये जो क्लोरीन बनेगी धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड के पास से। ठीक है। और जो ये हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगी, कैथोड के पास से। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, ये बनेगी तो इसमें से कौन सी गैस निकल जाएगी, H2। समझ में आया? एक तरफ से क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड के पास से, हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड के पास से। और इसको देखिए ध्यान से, जो ये बच जाएगा NaOH है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ से निकल जाएगा। इसके लिए अलग जगह बना देते हैं। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या निर्माण हुआ, किन किन चीजों का, क्लोरीन गैस मिल गई, हाइड्रोजन गैस मिल गई, और साथ में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन तीन चीजों का निर्माण हुआ है। ठीक है। इसका और अच्छे से आपकी देखो किताब में दिखा रखा है इसने बहुत अच्छे से। अच्छा, एक बात और है छोटी सी इसमें किस चीज का निर्माण हुआ है, यहाँ पे इसमें क्लोरीन का निर्माण हुआ है ना। और एक क्लोरीन और क्षारक, क्षारक क्या हमारा NaOH का जो गुणधर्म है क्षारीय है। तो इसीलिए ये जो प्रक्रिया है, जो पूरी पूरी प्रक्रिया है, इसका नाम पड़ेगा क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या नाम है इसका, क्लोर, क्योंकि क्लोरीन गैस बनी है। क्षार कौन सा हमारा यहाँ पे, क्षार हमारा NaOH क्या हुआ है यहाँ पे, इसका निर्माण हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं इसको, क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसका नाम याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसको और अच्छे से आपके बुक में देखो, यही वाला है जो मैंने अभी डिस्कस किया था, है ना। क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पाद, उत्पाद क्या क्या बना यहाँ पे हमारा, उत्पाद क्या क्या बना, यहाँ पे हमारी क्लोरीन गैस निकली थी कहाँ पे, एनोड के पास। कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस निकली थी, और कैथोड के पास ही NaOH है ना, और इसमें नमक का घोल था, पानी था। ठीक है। अब इसने एक बात और बताई हमें, इसमें जो क्लोरीन गैस है आपकी, ये जो क्लोरीन गैस निकलेगी, इसके प्रयोग क्या क्या है ना, क्या यूज है इसके। तो ये जल की स्वच्छता में काम आती है, स्विमिंग पूल में काम आती है, PVC जो प्लास्टिक प्लास्टिक है उनमें बनाने में काम आती है, रोगाणुनाशक है। ये गैस कैसी होती है, रोगाणुनाशक है। CFC कीटनाशक है, जो कीटनाशक होते हैं हमारे बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसे याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि क्लोरीन गैस का प्रयोग कहाँ कहाँ है, ये सारे के सारे इसके प्रयोग है। जल की स्वच्छता है, स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल को साफ करने में काम आता है, PVC पाइप में रोगाणुनाशक है, जहाँ पे भी सफाई करनी है एक तरह से, वहां पे कीटनाशक है, CFC में काम आता है। इनमें ये क्लोरीन का प्रयोग है। अब इधर हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, एक ईंधन है, मार्गरीन खाद के लिए, अमोनिया के लिए, ये सारे इसके यूज। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बना था। इसका क्या है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, है ना। और अपमार्जक कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर, ये सारे सारे इनके उपयोग है, किस किस के, क्लोरीन गैस के, हाइड्रोजन के, NaOH के, ये सारे सारे उत्पाद हैं। तो हमने सबसे पहला पढ़ लिया NaOH का निर्माण, नाम था इस प्रक्रिया का क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब जो क्लोर क्षार प्रक्रिया में चीजें बनी हैं, क्लोरीन गैस बनी है हमारी, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और हमारा जो नमक तो खैर पहले ही था। इन चीजों की मदद से, सबकी मदद से हम और चीजें बनाएंगे, और उत्पाद बनाएंगे, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपकी बुक में दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, ये चीजें थी हमने जो अभी बात की थी, क्या क्या है इसमें, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण है। इनके इनके निर्माण और इनके प्रयोग की बात करेंगे। इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात किसकी करते हैं, विरंजक चूर्ण की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण क्या होता है भाई, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने सुना होगा। जो ब्लीचिंग पाउडर है या विरंजक चूर्ण का काम है एक तरह से उसकी सफाई करना, उसके कलर में, उसके रंग में निखार लेके आना, है ना। विरंजक चूर्ण इंग्लिश में बोल देंगे इसको ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर।
ठीक है, इसका सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको सबको, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हमें दो बातें करनी है सभी के बारे में, क्या? निर्माण कैसे हुआ, बना कैसे है ये, है ना, और फिर एक इसके प्रयोग क्या क्या है, इसके उपयोग क्या क्या है, इनके उपयोग के बारे में बात करनी है। ये तीन चार चीजें हैं, इनका सारा ये ज्यादातर चीज निर्माण में क्या यूज होगा इनमें, हमारा जो साधारण नमक NaCl का प्रयोग हुआ, या NaCl के टूटने से क्लोरीन बनी है, NaOH बना हुआ हाइड्रोजन, उनका यूज होगा। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसके निर्माण की बात करें तो हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करा देंगे। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, CaOCl2, और साथ में जल का निर्माण H2। ये तो हो गया इसके निर्माण की बात, है ना। क्या किया हमने निर्माण के लिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, इन दोनों को मिलाएंगे, अभिक्रिया होगी तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यही हमारा क्या है? यही हमारा विरंजक चूर्ण है, यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। अब इसके प्रयोग की बात कर लेते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रयोग ब्लीच करना, ब्लीच शब्द है, विरंजक जो है विरंजक कर देगा। तो विरंजन, विरंजन का मतलब क्या हो जाता है? ब्लीच करना, BLEACH, या विरंजन। विरंजन है एक तरह से उसकी सफाई कर देगा, उसके कलर में निखार लेके आएगा, है ना। जो हम कपड़े वपड़े सफाई करने में, या जो लेडीज आपने देखा होगा पार्लर में ब्लीच करवाना, तो एक तरह से उसको साफ कर देते हैं चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका उपयोग की बात करें तो जो हमारा सूती कपड़ा उद्योग है, जहाँ पे ना सूती कपड़ा होता है, एक सूती के साथ लिनेन होता है। सूती के साथ कौन सा कपड़ा होता है? लिनेन, है ना। लिनेन से जीन्स वगैरह ही बनती है। तो और कागज, जो ये कागज कैसे बनता होगा? लकड़ी ले लेते हैं हम, लकड़ी को, जिससे लकड़ी को टुकड़े उकड़े तोड़ेंगे, उसके टुकड़े तोड़ 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 के उसका चूरा बना लेंगे, उसको पानी वानी मिक्स करेंगे, उसकी लुक दी सी बन जाएगी। लेकिन उसका कलर अच्छा नहीं होता, उसके कलर को साफ करने के लिए फिर हम क्या कर देते हैं? विरंजक चूर्ण से विरंजन कर देंगे, ब्लीच कर देंगे इसको, कागज। तो कपड़ा उद्योग हो गया, कपड़े उद्योग में सूती है, लिनन है, और कागज उद्योग है ना, कागज फैक्ट्री में बनता है लकड़ी के मज्जा से, है। और दूसरा फिर हमारी लॉन्ड्री, लॉन्ड्री जहाँ पे लॉन्ड्री कपड़े साफ करने में ना, लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने में, कहाँ पे? लॉन्ड्री सुना ना शब्द, लॉन्ड्री में हमारे कपड़े साफ होते हैं, लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने में, कपड़े साफ करने में, ये यूज है इनके, ये प्रयोग है ना। वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, और लॉन्ड्री, लॉन्ड्री बड़ा उद्योग है हमारा, कपड़े जो हमारे धोबी भाई हैं, बहुत सारे कपड़े धोते हैं। ये एक यूज हो गया इसका। दूसरे यूज की बात करते हैं हम, इसके प्रयोग की बात करते हैं, उपयोग क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। दूसरा हो जाता है इसका, ये एक उपचायक का काम करता है रासायनिक उद्योगों में। उपचायक, उपचायक का मतलब भाई जो ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, उपचायक। पहले पार्ट में किया था हमने, उपचायक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग, AGENT, एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का शब्द का मतलब हो गया जो ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, जो ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा। तो जो हमारे उद्योग जगत है, उद्योग जगत में अगर ऑक्सीजन की जरूरत है हमें, तो हम क्या लेंगे? विरंजक चूर्ण, विरंजक पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर लेंगे। इसके अंदर देखो, इसके जो फार्मूला है CaOCl2, तो इसके अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है, ये ऑक्सीजन उपलब्ध करा देता है, इसीलिए इसको एक उपचायक भी बोल देते हैं, है ना। तो ये कह देंगे रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात आ गई इसकी, आखिरी जो हमारे पीने वाला पानी है, अगर उसमें थोड़ा सा विरंजक चूर्ण डाल देंगे, ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे, तो वो रोगाणु मुक्त हो जाएगा। जो उसके कीट है सारे, वो सारे के सारे मारे जाएंगे। तो पीने के जल की सफाई के लिए, या उसको रोगाणु मुक्त या जीवाणु मुक्त करने के लिए ना, ऐसे लिख दोगे आप, पीने के पानी को, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए, जीवाणु मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। ये यूज हो गए हमारे विरंजक चूर्ण के। अब बात करते हैं हम विरंजक चूर्ण के बाद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेक शब्द का मतलब होता है पकाना, बेकिंग सोडा, हिंदी में भी इसको ऐसे बोल देंगे, बेकिंग सोडा।
बेकिंग मतलब पकाने में चीज़ों को, है ना। ये हमारे एक तरह से रसोई में यूज होता है बेकिंग सोडा, और इसका सूत्र याद कर लीजिए आप, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात कर लेते हैं इसके निर्माण की। इसका निर्माण किस तरीके से करते हैं। इसके निर्माण के लिए हमें चाहिए NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड या तो नमक हमारा, साथ में H2O, साथ में CO2, साथ में अमोनिया NH3। तो क्या क्या मिलेगा हमें, इस तरह मिलेगा हमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और साथ में मिलेगा हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3। तो ये तो हो गया इसका निर्माण, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम, यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लिख दो फिर भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मिल गया हमें। ये तो हो गया इसका निर्माण की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्रयोग की, इसका उपयोग क्या क्या है, इसका उपयोग क्या क्या है। इसका सबसे पहला उपयोग है ये, जो हमारे घरों में पुराने टाइम में रसोई में जो मिलता था, आपके मम्मी के रसोई में, दादी की रसोई में बेकिंग सोडा होता था। ये पकाने की चीजों को, जो पकाने का मतलब क्या हो जाएगा, चीजों को उसमें अगर हम कोई भी, मान लो आप चावल बनाते हैं या इडली डोसा बनाते हैं, छोले उबालते हैं, राजमा उबालते हैं, चने उबालते हैं, तो उसको थोड़ा जल्दी बनाने के लिए, है ना, ये जो हमारी कुकिंग है, जो हमारा खाना है, उसकी स्पीड बढ़ा देगा, जल्दी पक जाएगा इससे। क्या होगा इससे, खाना जल्दी पकेगा, एक चीज, खाना जल्दी पकेगा। दूसरी चीज क्या बताई इसने, जो हमारी, जिसमें हम ये डालेंगे उसमें खमीर उत्पन्न हो जाएगा, वो फूल जाएगा, उबर जाएगा, है ना, फूल जाता है, उबर जाता है, खमीर उत्पन्न हो जाता है इसकी मदद से। तीसरा, वो स्पंजी हो जाएगा, स्पंजी समझते हो, सॉफ्ट हो जाएगा, स्पंजी। कैसा बन जाएगा खाना, जिसमें डालेंगे स्पंजी हो जाएगा, और सॉफ्ट भी हो जाएगा, मुलायम भी हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे बताए मैंने आपको, कि इसके डालने से उसका जो मात्रा बढ़ जाती है, फूल जाएगा। आपने कभी डोसा बनाया हो घर में, डोसे में डाल देंगे और रख देंगे धूप में, तो उसका जो देखोगे ना, बर्तन में ऊपर तक आ जाएगा, फूल जाएगा, उबर जाएगा, स्पंजी हो जाएगा वो, है ना, मुलायम हो जाता है, मुलायम और क्रिस्पी भी हो जाता है ना, स्पंजी मतलब क्रिस्पी, कड़कड़ापन आता है। पकौड़े में डालेंगे इसको, बेसन में डाल देंगे तो बड़ा कड़कड़ापन आता है, पकौड़े अच्छे लगते हैं फिर खाने में। तो लेकिन ये तो था हमारा बेकिंग सोडा, ये तो था बेकिंग सोडा। लेकिन आजकल आप दुकान पे जाओगे तो बेकिंग सोडा नहीं देते, बेकिंग सोडा तो पंसारी की दुकान में मिलता है। आजकल हम बात करेंगे तो कहेंगे बेकिंग पाउडर। इसमें थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, जो ये हमारा था, हमारा अब बेकिंग पाउडर आ गया, हमारा बेकिंग सोडा की बजाय क्या बन गया, बेकिंग, चीज वही है, थोड़ा सा फर्क है, वो बताता हूँ मैं आपको क्या फर्क है। बेकिंग पाउडर नाम रख दिया इसका, पहले था सोडा। बेकिंग पाउडर कैसे किया इन्होंने, जो हमारा NaHCO3 था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा इन्होंने एक अम्ल मिला दिया, टार्टरिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोल देंगे, इसमें छोटा सा टार्टरिक अम्ल मिला दिया, एक चुटकी भर, बिल्कुल कम, टार्टरिक, क्या मिला दिया, टार्टरिक अम्ल मिला दिया, टार्टरिक, ये रह है भाई यहाँ पे, टार्टरिक अम्ल, ठीक है, ये मिलाया इसके अंदर, ये सिर्फ एक चुटकी भर डालेंगे उसके अंदर। तो एक तरह से कुल मिला के ये है, जो बेकिंग सोडा है वही होता है रसोई में, उसमें हल्का सा टार्टरिक अम्ल मिला देंगे। टार्टरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है भाई, इसकी जरूरत नहीं, वैसे बता रहा हूँ, C4H6O6, ये हमारा टार्टरिक अम्ल है। ये मिलाने से ये दोनों चीजें मिलेंगी, तो दोनों चीजें मिलने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अब होता क्या है, जब हम इसको गर्म करते हैं, पानी में मिलाएंगे, जब भी कुछ खाने की चीज मिलाएंगे, पानी तो मिलता ही है, पानी तो मिलता ही है, तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस। ये CO2 गैस जो निकलती है, ये ही रेस्पॉन्सिबल है, ये उत्तरदायी है किसके लिए, इन चीजों के लिए सारी, उसको फुलाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए, है ना। ये आपकी इसमें बुक में भी दे रखा है। इसके, जब हम इसको गर्म करेंगे, है ना, NaHCO3,
इसको आप गर्म कर दो किसी तरीके से, पानी वानी मिला दें बेशक, ऊष्मा करेंगे, गर्म करेंगे तो उत्पाद क्या क्या बनते हैं हमारे, Na2CO3 बनता है, H2O और साथ में CO2। तो जो ये CO2 गैस बनी है, ये CO2 गैस ही उत्तरदायी है उसको खाने को हमारे को स्पंजी बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए, उसका अमाउंट बढ़ाने के लिए। एक उपयोग हुआ पहला कि भैया इसके अंदर, बेकिंग सोडे के अंदर अगर हम थोड़ी सी मात्रा में टार्टरिक अम्ल मिला दें तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। जो हम खाने में, रसोई में यूज करते हैं बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, लेकिन हम बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। एक चीज, आगे चलते हैं, दूसरा प्रयोग देख लेते हैं इसका। होता क्या है, जो हमारा बेकिंग सोडा है NaHCO3 है, ये एक दुर्बल क्षारक है। क्या ये एक दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक है। दुर्बल क्षारक कैसे भाई, इसकी जो पीएच वैल्यू है, वो इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, इसकी पीएच वैल्यू काफी कम है। इसकी पीएच वैल्यू है 8 और 9 के बीच में। इसकी पीएच वैल्यू 8 और 9 के बीच में है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं अपने पेट में। अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, कई बार कहते हैं भाई एसिडिटी होगी पेट में, गैस बनेगी, तो थोड़ा सा मीठा सोडा ले लेंगे, बिल्कुल चुटकी भर पानी में मिला के पी लेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारी एसिडिटी को खत्म कर देगा, क्योंकि ये क्षारक है, एसिड का दुश्मन है ना। एसिड और क्षार, क्षार को हम बेस ही बोल देते हैं ना, एसिड, अम्ल और क्षारक। तो हमारे पेट में एसिडिटी होगी, अम्लीयता बढ़ गई, तो हमें क्षारक की जरूरत होती है, तो हल्का सा मीठा सोडा ले लेंगे एक चुटकी भर, और वो क्या करेगा, हमारे पेट की एसिडिटी को खत्म कर देगा। तो इसको हम एंटी एसिड बोल देते हैं। जो हमारा दूसरा यूज हो गया इसका, दूसरा उपयोग, पहले बेकिंग पाउडर हुआ, दूसरा हुआ कि ये एक एंटी एसिड का काम करता है, एसिडिटी खत्म करता है। एंटी एसिड, एंटी एसिड का काम करता है कौन, बेकिंग सोडा। एंटासिड, एंटासिड है ना, क्यों, क्योंकि इसकी ये एक दुर्बल क्षारक है, पीएच वैल्यू 8 और 9 के बीच में। अब है इसका आखिरी, इसको हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा को अग्निशामक, आग बुझाने में भी प्रयोग करते हैं, है ना। इसका पूरा नाम है, इसको बोलोगे आप सोडा अम्ल, क्या बोलोगे, सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक ना, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं अंग्रेजी में, आग बुझाने में। हिंदी में इसको सीधा सीधा से क्या है, इसकी मदद से हम आग बुझा सकते हैं। आग कैसे बुझा देंगे भाई, ये तीसरा प्रयोग है इसका, प्रयोग नहीं, उपयोग। क्या किया आपने, एक सोडा ले लिया, सोडा तो हमारा यही है NaHCO3 है ना, सोडियम था, इसमें मतलब सोडा मतलब एक तरह का क्षारक, NaHCO3 ले लिया, एक अम्ल ले लिया, सोडा ले लिया, अब अम्ल ले लेते हैं, अम्ल ले लिया H2SO4। तो इस तरफ आपके क्या क्या बनेंगे, आपका बनेगा सोडियम सल्फेट NaSO4, साथ में H2O में ये संतुलित नहीं है, और साथ में CO2। जो ये CO2 गैस बनी है, ये CO2 गैस, इसका प्रयोग करेंगे हम आग बुझाने के लिए। CO2 जहां भी डालोगे वहां पे अपने आप आग बुझ जाती है, या आग को बुझाने में काम आता है CO2। तो तीन प्रयोग हो गए इसके। एक तो प्रयोग क्या हुआ, बेकिंग पाउडर है ये, है ना, बेकिंग सोडा बन जाता है। फिर ये एक एंटासिड है, हमारे पेट में अम्लता खत्म कर देता है, एंटासिड का काम करता है। तीसरा सोडा अम्ल अग्निशामक है, फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आग बुझाने के काम आता है। अब बात करते हैं, ये तो था खाने का सोडा, है ना। अब है धोने का सोडा। अब बात किसकी करते हैं, धोने का सोडा है अगला हमारा टॉपिक, धोने का सोडा। धोने का सोडा, धोने का सोडा बोलते हैं, या इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, वॉशिंग सोडा। अभी आपने पीछे एक अभिक्रिया देखी, ये वाली, कि भैया जब इसको हम गर्म करते हैं, ऊष्मा दे देते हैं इसको, जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 बनेगा। तो हमारा जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है, Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। ये भी क्षारीय है, ये भी क्या होता है, क्षारीय है, क्षारकीय लवण है ये। सोडियम क्षारकीय लवण है, तो ये सारे लवण जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्षारकीय हो सकते हैं, अम्लीय हो सकते हैं। Na2CO3 हमारा धोने का, कपड़े धोने में काम आता है, मोस्टली ये यूज कर लेते हैं धोने के इसमें। लेकिन इसका जो ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, इसका कंप्लीट जो हम बात करेंगे, तो इसमें क्या लगा देते हैं हम, यहाँ पे 10H2O लगा देते हैं, है ना। इसमें क्या लगा दिया आपने, 10H2 लगा दिया,
Na2CO3 और 10H2O, दोबारा लिख दूं Na2CO3, ये भी ठीक है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन जो हमारा सोडा होता है धोने वाला, उसमें साथ में क्या होता है 10H2O, है ना। ये है क्या, इसमें 10H2O का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, जो ये वाला हिस्सा है आपका, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। कुछ पानी के अणु होते हैं इसके अंदर, इसके कारण इसका हल्का सा रंग बदला हुआ लगता है। तो ये एक सूत्र है हमारा, आपको ये सूत्र लिखना पड़ेगा जब भी वाशिंग सोडे की बात करें, ठीक है। निर्माण हमने देख लिया, इसका निर्माण यही वाला रहेगा आपका। कैसे रहेगा निर्माण भाई, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा NaHCO3, जो हमारा बेकिंग सोडा था उसको हम गर्म करेंगे तो Na2CO3 बनेगा, H2O CO2 ये बनते हैं, ये निर्माण था। अब बात कर लेते हैं हम इसके उपयोग की। ये भी एक तरह से सफाई में काम आता है। कहाँ कहाँ सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होगा, एक नंबर कांच साबुन कागज उद्योग में, कांच में जहाँ कांच बनता है वहां, जहाँ साबुन बनता है वहां, और साथ में जो कागज उद्योग है ना, ये तीनों उद्योग, कांच उद्योग, साबुन उद्योग और कागज उद्योग में होता है वहां पे। एक और होता है बोरेक्स, है ना, बोरेक्स बोल देते हैं, बोरेक्स, ये भी एक तरह से क्लीनिंग है, मतलब सफाई वाला है ना। ये भी उद्योगों में यूज होता है, इसका काम भी सफाई करना ही होता है, इसका यूज भी सफाई करना होता है। ये जो बोरेक्स है, इसके अंदर इसको, बोरेक्स का काम सफाई करना है, और इसको बनाने में, बोरेक्स बनाएंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है धोने के सोडे की, ठीक है। और तीसरा फिर है सोडियम जो कार्बोनेट है ना, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। देखो, अगर Na2CO3 बोल देंगे तो सोडियम कार्बोनेट, ये भी हमारा धोने का सोडा ही है, लेकिन एग्जैक्ट जो धोने का सोडा है वो ये माना जाएगा। अगर आपने ये लिख दिया ये भी ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से इसको हल्का सा गर्म करेंगे तो जो ये हमारे 10H2O है ये गायब हो जाएंगे, उड़ जाएगा पानी, है ना। इसको थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, इसे थोड़ा सा पानी मिला दोगे ना आप, H2O मिलाओगे थोड़ा सा, तो ये फिर वापस ये बन जाएगा। तो ये एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। Na2CO3 भी ठीक है और ये भी ठीक है, बस इसमें हल्का रंग का फर्क हो जाएगा, हल्का सा रंग का फर्क हो जाएगा, तो दोनों ही ठीक है। आप ये वाला लिखेंगे N10H2O वाला, ठीक है। अब बात करते हैं इसके घरों की सफाई में, है ना। घरों में, घरों में सफाई मतलब कपड़े की, है ना, घरों में कपड़ों की सफाई, असली काम तो यही है इसका ना, सफाई का। फिर है आखिरी वाला, जो कठोर जल होता है हमारा। कठोर जल का क्या मतलब होता है भाई, कुछ पानी ऐसे होते हैं आपके, उनमें ना तो झाग उठते, और साबुन लगाएंगे तो साबुन भी अच्छे से, खारा पानी जिसको बोलते हैं कठोर जल या खारा पानी, है ना। खारा पानी है, अगर आपके वहां पे खारा पानी है, कपड़े नहीं धुलते अच्छे, तो क्या कर देंगे उसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा मिला देंगे, सॉरी मीठा सोडा कह रहा हूँ, ये धोने का सोडा, थोड़ा सा हम सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे उसके अंदर। सोडियम कार्बोनेट मिलाते ही उसकी कठोरता गायब हो जाएगी, वो बिल्कुल उपयोग लायक बन जाएगा, है ना। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट या धोने के सोडे का प्रयोग करते हैं। अब एक शब्द है क्रिस्टल, CRYSTAL, ये इंग्लिश में है, हिंदी में तो इसको क्रिस्टल ही लिख देंगे। क्रिस्टल का मतलब होता है जैसे टुकड़े, जैसे चीनी है, चीनी आपने देखी है, नमक आपने देखा है, क्रिस्टल्स हैं, मिश्री आपने देखी है, तो उनको क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो जो अभी हमने बात की थी इसकी, धोने के सोडे की, CO3 और 10H2O, तो बात ये है, क्या ये 10H2O इसके अंदर है, अणु है 10 इसके पानी के, तो क्या ये गीला हो जाएगा। पहले Na2CO3 था, है ना, ये धोने का सोडा था, हमने इसमें थोड़ा सा जल मिला दिया, थोड़ा सा, बिल्कुल कम मिलाएंगे, तो ये 10H2O बन गया। अब ये बन गया आपका। तो बात ये है, क्या ये शुष्क है या आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला है, या ये गीला हो जाएगा क्या, इसको हाथ लगाएंगे क्या हमारे हाथ गीले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये वाला बिल्कुल कम मात्रा में पानी होता है, और इसको जो ये पानी इसके अंदर है, जो ये वाला पानी है, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, या क्रिस्टलन का जल, इसको क्या बोलोगे आप, ये येलो कर दिया मैंने, ये उसको गीला नहीं करेगा, हल्का सा रंग बदल देगा बस उसका, जो लवण है, ये एक लवण है, ये इस लवण का रंग अलग है और इसका अलग अलग हो जाएगा, इसको बोलोगे आप क्रिस्टलन का जल, क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टलन, क्रिस्टलन
का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन का जल का है ये, यहाँ पे क्रिस्टलन का जल है ये। ठीक है, अब इसने एक उदाहरण दे रखा है आपको समझाने के लिए। हमारा कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट है हमारा। इस कैल्शियम सल्फेट में भी 2H2O होगा, है ना। यहाँ पे भी एक इसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन का जल। इसके कारण ये गीला नहीं हुआ, ये गीला नहीं है। अगर आप इसको पाउडर को हाथ लगाओगे तो सूखा ही है, लेकिन इसके अंदर जल के अणु होते हैं, इसको जिप्सम बोलते हैं। ये क्या हमारा जिप्सम। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, किताब में ही है ये उदाहरण, देखिए आप किताब के अंदर, आपकी किताब के अंदर एक उदाहरण दे रखा है इसने। इस उदाहरण की बात कर लेते हैं, ये देखिए ध्यान से। इसने ले लिया कॉपर सल्फेट, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। ये क्या है, कॉपर। इसमें हमारा कॉपर सल्फेट है, इसको हल्का सा गर्म करेंगे। कॉपर सल्फेट ये सफेद कलर का होगा, कॉपर सल्फेट ये हल्का सा गर्म करेंगे बिल्कुल, तो ये सफेद हो जाएगा, CuSO4 ऐसा हो जाएगा सफेद। फिर हमने क्या किया, इस पर रखने को ऊपर से उतार लेंगे और इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी डाल देंगे। जैसे इसमें आप हल्का सा CuSO4 में हल्का सा पानी डालोगे तो इसमें जो जल के अणु मिल जाएंगे हमारे, क्या मिल जाएंगे, कुछ जल के अणु मिल जाएंगे, H2O मिल जाएंगे, और फिर इसका रंग नीला हो जाएगा वापस। क्या किया हमने, CuSO4 को गर्म करेंगे। पहले नीला है हमारे पास, मान लो इस नीले को मैंने गर्म किया तो इसमें से पानी उड़ जाएगा हल्का सा। ये भी पाउडर ही है, सूखा है ये बिल्कुल। इसको आपने गर्म किया तो वापस सफेद हो गया। फिर इसमें आपने पानी मिला दिया, वापस नीला हो गया। फिर गर्म करोगे फिर सफेद हो जाएगा। तो ये जो H2O की इसमें जो वाटर क्रिस्टल का जो जल है, ये हट जाता है, इसके हटते ही इसका रंग बदल जाएगा। तो बहुत सारी चीजों में हमारा क्रिस्टलन का जल होता है, बहुत सारी चीजों में कौन सा जल होता है, क्रिस्टलन का जल। अभी एक टॉपिक और बचता है आपका, आखिरी वाला, इसकी और बात कर लेते हैं। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इसके अंदर भी क्रिस्टलन का जल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 ½ H2O, है ना, आधा। जो ये आधा है, आधा क्या हमारा क्रिस्टलन का जल है, आधा। ये हमारा सूत्र किसका हो गया, सारा का सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ना। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेरिस तो एक शहर का नाम है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते थे कि पेरिस में इसका सबसे पहले इजाद वही हुआ था, सबसे ज्यादा यूज इसका पेरिस में ही हुआ था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल देते हैं हम। ठीक है, होता क्या है भाई, ये एक पाउडर है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड बोलते हैं इसको। पूरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पूरा नाम है कैल्शियम सल्फेट। हेमी का मतलब होता है आधा, अर्ध भी बोल देते हैं, इन इंग्लिश में हेमी, हिंदी में क्या बोल देंगे, अर्ध। अर्ध हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब जल कण है इसमें। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दोनों में से कोई सा नाम भी बोल सकते हो आप लोग ये। ठीक है, होता क्या है, ये एक पाउडर की फॉर्म में आता है हमारे पास, पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं हम, ये पाउडर था हमारा। अब क्या किया आपने, CaSO4 और ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको छोटा लिख दो ना, POP लिख दो ना। POP यही होती है, जो कहते हैं ना घरों में POP करा दी, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। अब आपने क्या किया, इसमें अलग से ये जो हमारा POP था, इस POP और प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा जल मिला देंगे। तो मिला देंगे H2O, थोड़ा सा मतलब 1.5 अणु ना, 1.5 1.5 अणु मिला दिए, किसके, हमने जल के 1.5 अणु मिला दिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो ये क्या बन जाएगा भाई हमारा, CaSO4 2H2O, है ना, अभी पीछे बताया। इसको बोलोगे आप जिप्सम, इसका क्या नाम पड़ जाएगा, ये हमारा कठोर हो जाएगा, इसको जिप्सम बोलोगे आप। और ये कैसा बन जाएगा, कठोर, हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा एक तरह से। जैसे ही ये पाउडर था, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर फॉर्म में था, हमने जल मिलाएंगे इसमें। जल मिलाने के बाद एक बार तो घोल बनेगा, लेकिन थोड़ी सी देर बाद ही ये जिप्सम कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। जो हम इसको शेप देना चाहेंगे, आकृति देना चाहेंगे, उसी आकृति में ढल जाएगा। ये हो गया हमारे का सूत्र। इसको हम अगर गर्म कर देंगे वापस, इसको अगर आप गर्म कर दो, है ना, 100 डिग्री पे, CaSO4 2H2O, 2H2O को अगर आप गर्म कर देंगे, ऊष्मा दे देंगे, कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन लिखा है इसमें, 373 केल्विन। तो वापस क्या हो जाएगा आपका, वापस क्या हो जाएगा, वापस POP बन जाएगा। ये जो 1.5 अणु था हमारा पानी का, जल का, वो अलग हो जाएगा, है ना, याद रखना है इसको। अब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ये था।
इसका निर्माण की जरूरत ही नहीं है, बस यही कर देंगे। जिप्सम को गर्म कर दिया हमने, जिप्सम को गर्म करेंगे, कितने पे गर्म कर देंगे, जिप्सम को गर्म कितने पे करेंगे हम, जिप्सम को गर्म कर दिया 373 केल्विन पे, ये 373 है भाई, देखने में थोड़ा सा 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो वापस हमारा पीओपी बन जाएगा, और जो जल के एक और आधा 1.5 अणु था वो अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं पीओपी के प्रयोग का, पीओपी के उपयोग। पीओपी का सूत्र क्या था, CaSO4 और हाफ H2O, ये हमारा है पीओपी। तो पीओपी के उपयोग की बात कर लेते हैं हम। पीओपी का सबसे जो बड़ा उपयोग है, इसका बड़ा उपयोग करते हैं डॉक्टर। डॉक्टर कहाँ करता है, टूटी हड्डियों में ठीक करने में ना, टूटी हुई जो हड्डियां हैं, एक नंबर पे क्या लिख दूं मैं, टूटी हड्डियों को सही उसमें जोड़ने में, टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, तो जोड़ने के लिए क्या करता है डॉक्टर, कोई हड्डी टूटी है भाई, भगवान ना करे किसी की टूटे, है ना, ये हड्डी टूट गई, किसी की क्रैक होगी इस तरह, तो ये टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाए, तो इसलिए क्या करता है डॉक्टर, इसके इसको अच्छे से जोड़ के पास पास लेके आएगा है, और इसके चारों तरफ ये पाउडर होता है उसके पास, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, ये जो हमारा पीओपी है इसका पाउडर, इस पाउडर में पट्टी को भिगो लेगा, इस पाउडर में पट्टी भीगेगी नहीं, एक तरह से बोलेंगे पाउडर लगा लेगा पट्टी पे पूरी तरीके से, सारी पट्टी को खोल के पाउडर में भिगो, पाउडर में मतलब उस पट्टी पे पाउडर आ गया सारी पे, फिर उस पट्टी को भिगो लेगा, और भिगो के और इस पे लपेट देगा थोड़ी, अभी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें हमने पानी मिला रखा है ना, पानी मिलाने से क्या हो जाएगा, वो थोड़ी देर बाद ही सख्त हो जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा, और ये हिलेगा नहीं, नहीं हिलेगा तो उसकी हड्डी ऐसे ही जुड़ जाएगी। दूसरा प्रयोग हम इसका करते हैं खिलौने बनाने के लिए ना, टॉय इंडस्ट्री में खिलौने बना लेते हैं। खिलौने कैसे बनाते हैं भाई, क्योंकि अभी बताया मैंने ये जो शुरू शुरू में क्या है, नरम होता है, जब गीला करेंगे इसको कैसी भी शेप दे दो, आकृति दे दो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जम जाएगा, तो खिलौने बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। और कोई भी सतह है, सतह को स्मूथ, है ना, सतह को कैसे बना देते हैं, ये सतह को मुलायम बनाने के लिए भी करते हैं, सतह को चिकना, सतह को मुलायम या चिकना, घरों में देखते हैं ना, पीओपी कर दो भाई, है ना, छत पे पीओपी हम इसीलिए कराते हैं कि चिकनी हो जाए, वो सतह चिकनी हो जाती है, इसको लगा देंगे घोल के, और वो पत्ती से इसको चारों ओर लगा देंगे, सूख जाएगी थोड़ी देर, वो चिकनी हो जाती है ये, है ना, इसीलिए ये इसके प्रयोग है टूटी हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने बनाने के लिए, और सतह को चिकना करने के लिए, और इसके अलावा छोटे मोटे और मोस्टली इसके आजकल तो वो बने गए स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब के खिलौने बोल दो, बड़े बड़े आदमियों के जो स्कल्पचर बोलते हैं ना, उनके आदम कद जैसे मूर्तियां जैसे बनाते हैं, तो वो इसी के बना देते हैं।